welcome you to Kolkata Center for Creativity, a unit of Anamika Kala Sangam Trust. रमझोल, राजस्थान कल, आज और कल, कलकत्ते की माटी पर 3 दिनों के लिए आयोजित इस मेल मिलापरी रंझोल में आपको घणो घणो स्वागत है। यो आयोजन राजस्थान की संस्कृति को संबंध कोलकाता के प्रवास से जोड़ने को एक प्रयास है। हमारे बीच उपस्थित है राजस्थान का निवासी और कई राजस्थान का प्रवासी और साथ ही राजस्थान की विविधता का कायल। बहुत सी कला और विधावा, कई प्राचीन तो कई आधुनिक, दोनों ही बराबर प्रासंगिक है। सृजनात्मकता को हर पहलू, चाहे वो कला हो, भाषा हो या साहित्य, थिएटर, फिल्म, शिल्प, वास्तुकला और इतिहास, सभी इन 3 दिनों में सम्मिलित है। हमारो अनूठो काव्य और अद्भुत संगीत परंपरा जानने, समझने, सीखने और गुणने को विषय है। मैं बहुत ही उत्साहित हाँ कि पारंपरिक से जुड़े रहकर मैं समकालीन तथा प्रासंगिक की प्रस्तुति कर रहा। सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ प्रवास में लिखो गयो नयो साहित्य, कहानियां को द्विभाषीय मंचन, अनेकों वार्तालाप, फिल्म स्क्रीनिंग तथा वर्कशॉप इस कार्यक्रम की कड़ियां हैं। अनामिका कला संगम ट्रस्ट भाग्यशाली है कि पूरे राजस्थान से विद्वान, कवि, कारीगर और कलाकार इस सुंदर आयोजन में पधार्या है। बीकानेर से लेकर बाड़मेर और अलवर से लेकर ब्यावर तक सभी यहाँ उपस्थित है। कोलकाता का वरिष्ठ प्रवासी विद्वान बहुत सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठना को समर्थन हमारे लिए सौभाग्य को विषय है। मैं आशा करूँ कि इस कार्यक्रम ने हम बड़े स्तर पर और आयोजित करांगा और इसी तरह, क्योंकि राजस्थान जानने, गुणने और खोजने को विषय है और बहुत कुछ खोजनो अभी भी बाकी है। I invite Ms. Richa Agarwal, the CEO of Kolkata Center for Creativity, a unit of Anamika Kala Sangam Trust, to please come and invite everyone for the lamp lighting. I invite Shri Sushil Ji Goenka from Imami family to please come for the lamp lighting. I invite Vishambar Ji Nevar, Chief Editor of Chhapte Chhapte and Taja TV for lighting of the lamp. I also invite Hinglas Danji Ratnu, Assistant Director, Department of Information and Public Relation, Information Bureau, Rajasthan Foundation to join in the lighting of the lamp. Everyone.
would request Richa ji to say a few words. A very good evening. सब बड़ों को मेरा प्रणाम और बाकी सबको ढेर सारा प्यार. What can I say? This is the first time हम लोग कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में कुछ ऐसा किए हैं to celebrate one state, one. In a way, it's called like the Vasudeva Kutumbakam, saying that the world is very small and the entire world is one. हम लोग बार-बार through COVID we have spoken about migration and unity and the world becoming one small place. तो मेरे हिसाब से today is the perfect day to celebrate that one terms called migration. We have all come from Rajasthan. We are all here in Bengal. यहाँ की मिट्टी को हम लोगों ने पूरा अडैप्ट किया है. यहाँ के हिसाब से we lead our lives. Today आप लोग सब इमामी के बारे में जानते हैं. It was started by Mr. R.S. Agarwal and Mr. R.S. Goenka with a seed capital of 20,000 rupees in a small, very small place, 200 square feet in Bada Bazaar. And आज जो भी है सबके ब्लेसिंग से है. आज हम लोग जो भी अचीव कर रहे हैं, पापा गोयनका अंकल हम लोग को हर टाइम यही बोलते हैं कि खाली देना सीखो. इनफैक्ट हम लोग के घर में हम लोग सब राम राम बोलते हैं. हम लोग हाय हेलो कुछ नहीं बोलते हैं. एंड ये दादी जी की देन है हम लोग सबको. शी वॉज द वन पर्सन हु यूज्ड टू से राम राम टू एवरीवन. एंड आई सी एंड आई फील वेरी हैप्पी that a lot of my team members now don't say good morning ma'am या good afternoon ma'am. People who have just joined hands with us, say even 6 months, a year earlier, they say Ram Ram ma'am, and it makes me feel so happy, and it just reconnects me back to where I used to belong at one time. We are all a product of what we've been given by our adults, and that's what I'd like to celebrate. थोड़ा सा ये सेंटर के बारे में सबको बोलना चाहती हूँ. Like I said, Imami was started by Papa and Goenka uncle. In fact, ये हम लोग का 50th year of celebration है. So we are very excited about it, and it is with the same reason and the same passion this center was created and made. कि उनकी इच्छा थी कि we want to give back to the society, to create a think tank of sorts, to talk about progress and growth, and where better to start than our own home from Rajasthan. So thank you all for being here. I know it's our first initiative. मैं आप लोग सबसे पहले से ही माफ़ी मांग ले रही हूँ for all the mistakes we are going to make in the next 3 days. But I'm just so happy to see everyone here. Thank you. Hello. In the 1860s, 1860 के साल के आसपास इटली में वाल्मीकि रामायण की जो बंगाली वर्जन्स हैं, गौड़ीय रामायण जिसको कहते हैं, उसके कुछ संस्करण इटली में छपे. वहां पे पढ़ने वाले इटली में ये जो छपे हुए वर्जन्स थे कई सालों तक वहां पर सर्कुलेशन में रहे इटली में. इन वाल्मीकि रामायण के ये जो गौड़ीय संस्करण निकले उससे एक इटालियन स्कॉलर बहुत प्रभावित हुए. एंड दिस इटालियन स्कॉलर, मैं ये स्टोरी इसीलिए कह रहा हूं कि लॉट्स ऑफ दी स्टोरीज विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, हम बहुत सी जो बातें करेंगे उन कहानियों का वास्ता कहीं ना कहीं कलकत्ते से है. ये कहानी भी कहीं ना कहीं एक यंग इटालियन स्कॉलर को कलकत्ते ला पहुंचाती है. कलकत्ते में कहा, हमारे पार्क स्ट्रीट और चौरंगी पे. तो ये कहानी जो राजस्थानी से लोग जुड़े हैं वो तो खैर सब कोई जानते ही है. हमने बहुत बार इन कहानियों को सुना है, बहुत बार इसके बारे में सोचा है कि 23-year-old Italian boy sets out on a ship from Europe, lands in Bengal. बंगाल में आते हैं वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रियर्सन जो चला रहे थे उस समय 1908 में, जो उनका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया छपा, जिसमें पहली बार ग्रियर्सन गिव्स द डेफिनेशन दैट जो राजस्थान की जो बोलियां हैं वो वेस्टर्न हिंदी डायलेक्ट्स उनसे कुछ भिन्न है. ईस्टर्न राजस्थानी डायलेक्ट्स को एक तरफ और वेस्टर्न हिंदी डायलेक्ट्स को उन्होंने एक तरफ उन्होंने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1908 में पहली बार छापा. ग्रियर्सन ने इस यंग इटालियन स्कॉलर को अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित किया. दिस यंग इटालियन स्कॉलर, हिज नेम वाज टेसिटोरी, राइट? इट्स अ नेम दैट मेनी ऑफ अस आर वेरी फेमिलियर विद.
टेसीटोरी। टेसीटोरी जो है, उनकी कहानी राजस्थान से जो आए लोग हैं उनको तो खैर बहुत अच्छे से पता ही है। मैं ज्यादा क्या कहूं, मुझसे बहुत ज्यादा जानने वाले लोग यहां बैठे हैं। टेसीटोरी ने राजस्थान की जो प्राचीन काव्य ग्रंथ है, जो प्राचीन काव्य शास्त्र है, जो प्राचीन साहित्य है, उस पर उन्होंने बहुत काम किया। नॉट ओनली ऑन द ओल्ड लिटरेचर ऑफ राजस्थान, उन्होंने कुछ ऐसे साइट्स डिस्कवर किए और वो उन साइट्स के बारे में लिखने वाले थे, लेकिन देयर वाज अ ट्रेजेडी एंड टेसीटोरी हैड टू बोर्ड अ शिप बैक टू इटली, क्योंकि उनकी मां की बीमारी की खबर आई। मां की बीमारी को लेकर इटली पहुंचने से पहले टेसीटोरी हिमसेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड द फीवर ऑन द शिप एंड ही डाइड। आई थिंक ये 1920 के आसपास की बात होगी शायद, मैं पूरा, हाँ 1919 की बात होगी कि वो शिप पे ही मर जाते हैं। मेनी इयर्स लेटर बीकानेर से कुछ स्कॉलर्स थे, अगरचंद जी नाटा, उनके दोहिते हजारीमल जी भाटिया, जो इटली पहुंचे उनके पेपर्स के खोज में। जब वो पेपर्स वो पहुंचे, उन्होंने उन पेपर्स को भेजा दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है नयनजोत लाहिरी, जो जिनका सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर काम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जो काम करती हैं। तब हमें पता चला कि टेसीटोरी का जो उस समय का जो रिसर्च था, ही हैड एक्चुअली डिस्कवर्ड कालीबंगा, which is one of the first and one of the oldest Indus Valley civilization sites। कालीबंगा आज के दिन गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में शायद पड़ता है राजस्थान के। टेसीटोरी की बात मैंने इतनी सी इसीलिए बताई कि टेसीटोरी के साथ कलकत्ता का और भी जुड़ाव है। टेसीटोरी के बाद जो भाषा का जो बेड़ा जिन्होंने उठाया वो है ग्रियर्सन की शिष्य सुनीति कुमार चैटर्जी। सुनीति कुमार चैटर्जी के घर हम बहुत लोग गए हुए हैं बिना जाने हुए। लॉट ऑफ अस हैव विजिटेड सुनीति कुमार चैटर्जीज हाउस विदाउट नोइंग इट। इट इज द फैब इंडिया ऑन हिंदुस्तान पार्क। जो फैब इंडिया है हिंदुस्तान पार्क में, आई थिंक मेनी ऑफ अस माइट हैव बीन टू दैट फैब इंडिया, दैट इज सुनीति कुमार चैटर्जीज हाउस। एंड सुनीति कुमार चैटर्जी इज द पर्सन हु गेट्स राजस्थानी रिकॉग्निशन इन द साहित्य अकेडमी। आई थिंक 1974 में जब फाइनली हमें मान्यता मिली साहित्य अकादमी में, तो पहली बार जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार थे वो विजयजांती देथा को मिले, जिनकी कहानी का मंचन अभी रमनजीत जी कुछ देर में करेंगी। तो बहुत सी कहानियां हैं गुत्थम गुत्था आपस में जुड़ी हुई है। बीकानेर, कलकत्ता, कहीं पे इटली, बहुत सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं कलकत्ते का भी जुड़ाव है इन चीजों में। मैंने जैसे टेसीटोरी की बात इसीलिए कही कि टेसीटोरी का जो रिसर्च था उस समय, काफी रिसर्च उनका राजस्थान के प्राचीन साहित्य पे था। एंड टेसीटोरी ने डिंगल भाषा के ऊपर काफी उन्होंने लेख लिखे, उन्होंने शोध किया और उन्हें छपवाया भी, जिसमें उनकी कुछ शायद किताबें अभी भी बहुत प्रचलित है। अचलदास की चिनेरी वचनिका का जो संपादित उनका जो एडिशन है वो अभी भी प्रचलन में है, हम देखते हैं पढ़ते हैं बराबर। राजस्थान की जो ग्रामर है उसके बारे में उन्होंने बहुत लिखा। तो बहुत बड़े विद्वान है। आई थिंक ही डाइड एट 31। तो कई बार हमें टेंशन हो जाता है सोच के ऐसे लोगों को कि भाई 31 में इतना काम करके चलेगा, अभी भी उनके काम को हम समझे जा रहे हैं। स्टिल स्कॉलर्स आर यूजिंग हिज वर्क। हमने अभी तक क्या किया। खैर, इस सोच के साथ आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ जो अगले वक्ता आए हुए हैं फॉर आवर कीनोट एड्रेस, वी हैव हियर, हमारे साथ हैं गिरिजादान जी रत्नू, जो दासोड़ी बीकानेर संभाग से आए हुए हैं। गिरिजादान जी से मेरा संपर्क लगभग कोरोना काल के अंदर हुआ, जब मैंने उनको कुछ ये शब्दों के अर्थों को लेकर मैंने उनको फोन किया कि सर ये शब्द का अर्थ बताइए, ये शब्द का अर्थ बताइए। उनसे बराबर उनको फॉलो करता हूं। डिंगल भाषा के बहुत बड़े विद्वान, शोधक, संशोधक, लेखक, संपादक और स्कॉलर हम कह सकते हैं गिरिजादान जी को। डिंगल भाषा क्या है ये भी गिरिजादान जी बताएंगे। मेरा अर्ज था गिरिजादान जी से कि गिरिजादान जी आप डिंगल के बारे में बताया भी और डिंगल सुनाया भी, क्योंकि डिंगल खाली बताने की चीज नहीं है, सुनने की भी और अनुभव करने की भी चीज है। बाकी ज्यादा मैं यहाँ पे सभा का वक्त नहीं लेना चाहूंगा। डिंगल के जो विद्वान है आप उन्हीं से बारे में डिंगल के बारे में सुने। 12वीं या 13वीं सदी से ये विधा हमें खूब मात्रा में साहित्य मिलने लग जाती है। 15वीं 16वीं सदी से इस विधा में और संवर्धन आ जाता है और जोश पकड़ लेती है ये जो विधा है। काव्य विधा है, इसकी कुछ काव्य की विशेषताएं हैं, इसके कुछ काव्य की शैली है। इसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर रिटन अबाउट मोर इन डिंगल, सम सब्जेक्ट्स आर रिटन अबाउट मोर इन पिंगल। तो ये जो बातें हैं गिरिजादान जी में बताएंगे। तो मैं गिरिजादान जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज का जो कीनोट एड्रेस है वो गिरिजादान जी आपने आमंत्रित है, आप पधारो और आज जो कीनोट एड्रेस आप प्लीज आज की सभा ने बताओ। डिंगल बताया भी माने और सुनाया भी।
I request Sushil ji Goenka to say a few words, if I may. बस 2 मिनट में गिरधरदान जी दत्तू आपके सामने आ रहे हैं। आइए। सबको नमस्कार, प्रणाम। ऋचा ने जितना भी कहा, जो कुछ भी कहा, वो कटु सत्य है। हमारे परिवार की धरोहर, हमारे घर की धरोहर वाकई में अग्रवाल जी और गोयनका जी पे ही टिकी है, इसमें कोई दो मत नहीं। ऋचा जिस 200 स्क्वायर फुट की जगह का नाम ले रही थी कि जहां उन्होंने अपना कैरियर चालू किया, उसे हम सब अब सिद्धिविनायक मंदिर के नाम से जानते हैं। उसी मकान में उन लोगों ने अपना कैरियर चालू किया था, और जब ये मकान खरीदा तो उन्होंने ये मकान में यही कह के खरीदा कि अब इस मकान में और कोई कमर्शियल काम नहीं करेंगे, इसको हम चैरिटी के काम में करेंगे। और ऐसी प्रभु की कृपा रही कि वहाँ सिद्धिविनायक जी स्वयं विराजमान हैं, और वो सारा उस मकान में जो भी काम होता है वो कंप्लीट चैरिटेबल काम ही, जहाँ से एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे के प्रकल्प, और फिर सिद्धिविनायक जी वहाँ विराजमान है। बात यह कि अगले साल मैं वचनबद्ध हूँ ऋचा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए, और अगले साल हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि जिससे कलकत्ता में जो भी राजस्थान के प्रवासी हैं उनको ये लगे कि वो केसीसी में नहीं आए हैं, वो राजस्थान में आए हैं। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय रतन जी शाह साहब, सेठिया जी, सुनील जी गोयनका साहब, हिंगलाजदान जी, हमारा छोटा भाई विशाल जी, विशेष जी कोठारी, छलुदान जी और प्रवृत्ति जिता आप अठे बिराजिया हो। पहला तो मैं केसीसी रो हार्दिक आभार व्यक्त करूं, और विशेषकर विशेष जी कोठारी और शाह साहिबा रो कि वो सुदूर गांव में बैठे मने याद कियो, तो इस वास्ते में एक बार पुनः आप सब रो हार्दिक आभार व्यक्त करूं। क्योंकि मैं देख रही हूं कि रतन जी शाह जिकाने मैं देख पड़ा, जिकाने मैं पढ़ पड़ा और कुछ लिखना सीखिया, वो परंपरा रा मनीषी है, जो परंपरा रा डॉक्टर मनोहर जी शर्मा, श्रीलाल नथमल जी जोशी आदर साथ आप काम किए, तो मारे गुरु सदृश है। मैं एक बार आप चरणों में सादर प्रणाम करूं। एक कवि कहो है कि भाई एड़ा विद्वान जिन सभा में बैठा रहे, उठे बोलना बहुत दुष्कर काम है। 3-4 काम कवियां कहा कि बड़ा कठिन काम है। उन्होंने कहा कि मोती बींधण, जल तिराण, दैन मूड ने सीख, और बैठ सभा बिच बोलना बहुत काम बारीक। कि अगर मोती का आप बेदन करते हो, जल में अगर आप तिरते हो, किसी मूर्ख को अगर आप सलाह देते हो, और विद्वानों की सभा में अगर आप बोलते हो, तो चारों ही काम बड़े कठिन है। तो इसलिए मैं ये बात अनुभव करता हूं ऐसे विद्वान मनुष्यों को देखकर कि आपकी सभा में मुझे लगता है कि मैं दुस्साहसी कर रहा हूं, लेकिन चूंकि हमारे राजस्थानी में कहते हैं, एक कहावत है कि माँ मेरो ब्याह, माँ पुरसारी और जीमो बेटा रात अंधारी। इस वास्ते और भी मैं मतलब दुस्साहसी कर रही हूं कि आप ब्राजे आओ, तो हमारी जड़ी तेड़ी बात में आप सुधार लोला बन हुए ऐसा कर लोला। बात ही डिंगल रही, क्योंकि आप तो डिंगल माथे काम किए है, और विशेष चीज बताइयो भी कि डिंगल माथे एलपी टेसिटोरी बहुत लंबो चौड़ो काम किए हुआ। अचलदास खीचीरी वचनिका और संपादन कियो, राजजैत सिर चंद्र संपादन कियो, ढोला मारू रे दुहारो संपादन कियो, बेली किशन रुखमणी रो संपादन कियो, और डिंगल गीता रो बहुत मतलब उन्होंने संग्रहित किया। साधु रिसर्च की सोसाइटी है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय है, वो कैटलॉग बनाया, वो मतलब खूब काम कियो। मैं कहूं कि भी जैसा कि मैं देख रहा हूं यहाँ
मुझे लगता है कि यहाँ अधिसंख्यक या तो बंगाली भाषा जानते हैं या राजस्थानी तो बहुत कम जानते हैं, हिंदी जानते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पहले ये मेरा ऐसा अनुभव था, लेकिन मैं जैसे ही आपके बीच में आया तो मुझे एक राजस्थानी का और विशेषकर डिंगल का एक दोहा याद आ गया। किसी कवि ने कहा है कि तर मोरा सर कुंजरा और आमा डाल सुआ मात भोम ने कटु वचन बीसर सा मुआ। यानी मयूर होते हैं वो वृक्ष को नहीं भूल सकते, हाथी होता है वो सरोवर को नहीं भूल सकता, उसी प्रकार मतलब सुआ है, तोता है, वो आम्र डाल को नहीं भूल सकता। और अगर कोई किसी को अगर गाली दे दे, कटु वचन कह दे तो वो भी नहीं भूलता। और उसी प्रकार जो संवेदनशील लोग होते हैं वो अपनी मातृभाषा और मातृभूमि को नहीं भूलते। तो यहां अभी गोविंद साहब ने कहा कि अगले साल ऐसा अनुभूत होगा कि ये कैसी चीज नहीं है, केवल राजस्थान होगा। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ राजस्थान बैठा है। तो मैं डिंगल की बात इसलिए मुझे आदेश हुआ है चूंकि मैंने तो पहले स्वीकार कर लिया कि मैं अपने आप को अधिकृत विद्वान नहीं मानता, चूंकि इनका ये स्नेह है मेरे ऊपर। डिंगल राजस्थान की काव्य शैली है, जैसे पिंगल है और डिंगल है, जिसे हम शास्त्रीय कविता के रूप में कह सकते हैं, जो शास्त्रबद्ध कविता है एक नियम के तहत। जैसे गणित के सूत्र से किसी सवाल को हल किया जा सकता है, उसी प्रकार डिंगल भी एक शास्त्रीय कविता है। और कवियों ने तो यहां तक कहा है कि हमारे राजस्थान के कवियों ने तो डिंगल की इतनी प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, सभी से हम इस डिंगल को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने कहा कि मोतियासी लड़े गीत तारा मंडे, सैकड़ों जो चढ़े वीर शाखा, संस्कृत प्राकृत ते घनी सावणी, अब भावणी बड़ा मन डिंगल वाका। और किसी राजस्थानी कवि से किसी कवि ने पूछा दूसरे से कि भाई आप डिंगल की बात करते हो, हम पिंगल का भी सुनते हैं, तो डिंगल और पिंगल में दोनों में अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई दुल्हे और दुल्हन में जितना अंतर होता है उतना ही पिंगल और डिंगल में अंतर है। डिंगल है वो काव्य का दुल्हा है और पिंगल है वो इसकी वधू है। तो उन्होंने कहा कि वैण भला मृदु बायका, जाडा अखर जरिंद, बणी जो डिंगल बींदणी और बणी और डिंगल बींद। तो ये इतना अंतर है। और जिस भूमि पर मैं अभी आया हूं, मैं खड़ा हूं, इस भूमि का तो लगाव डिंगल के प्रति आत्मिक लगाव रहा है। यहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जब साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रामदेव जी चौखानी ने जब हमारे वहां के दिग्गज मुनि जी हिंगलाजदान जी कवि हिंगलाजरी करणी कही न जाय, अभिधा व्यंजना लक्षणा उरे सबदा मैन समाय, वहां यहाँ आए और गुरुदेव के पास जब वो चौखानी जी ले गए, उन्होंने शाहपुरा के राजा हुए उमेद सिंह जी, और उमेद सिंह जी के हाथियों की लड़ाई का जब उन्होंने सफंकरा गीत पढ़ा, सफंकरा की वर्णिक छंद होता है, उसमें 18, 16, 14 यूं मात्राएं होती है, तो उन्होंने पढ़ा तो गुरुदेव की जो दाढ़ी थी वो कहते हैं कि तार तार हो गई थी। और उन्होंने कहा कि मैं इसका अर्थ तो नहीं समझ सका लेकिन मैं इसका भाव समझ गया हूं। और मेरा ये कहना है कि डिंगल है वो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंदर लगानी चाहिए, इसका शिक्षण होना चाहिए। सुनीत कुमार चाटुर्य ने भी यही कहा, विवेकानंद जी का भी डिंगल के प्रति गहरा संबंध रहा, वो सभी मनीषी यहाँ के थे। डिंगल ने लंबी यात्रा की है, 11वीं 12वीं शताब्दी से इसकी जो रचनाएं हैं वो लिखित में मिलती है। और पहले की जो रचनाएं हैं वो जैन काव्यों के अंदर उद्धरण के रूप में मिलती है। मैं एक दोहे, जो जैन काव्य में एक दोहा मिलता है, बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है कि एक गुजरात का कोई राजा था खंगार, वो हिरण के पीछे शिकार खेलता हुआ निकला और सुदूर काफी दूर चला गया। तो एक डाल पर एक डूमन नाम का चारण कवि बैठा था और उसने पूछा कि भाई मैं मार्ग भटक गया हूं, तो ये मार्ग किधर जाता है? तो उन्होंने शुरुआती डिंगल में, जैसे शुरुआती लोग अपभ्रंश का रूप मानते हैं, तो उस अपभ्रंश से डिंगल निकली है। तो उसने कहा कि मैं तो 2 ही मार्ग जानता हूं इस संसार में। उन्होंने कहा कि जीव वदनता नग गई, अब वदनता गई सग, हूं जानू 2 वट्टड़े, जी हैं भावे ती हैं लग। कि भैया मैं तो 2 ही मार्ग जानता हूं, जो जीव हिंसा करता है वो नरक को जाता है और जो जीवों की रक्षा करता है वो स्वर्ग को जाता है। अब तेरी इच्छा है कि तू कौन से मार्ग जाता है? मैं जानू 2 वट्टड़ी जी है भावे ती लग, कि तू तो जो तेरे को अच्छी लगती है उस मार्ग पर चला जा। बाद में तो डिंगल के बहुत जबरदस्त कवि हुए, चानन जी खिड़िया हुए,
पसायत गार्डन हुए प्राचीन काल में, मध्यकाल के अंदर सूजा बीठू हुए जिन्होंने राव जैतसी का छंद लिखा। हल्दी घाटी का जिस तरीके से युद्ध हुआ उसी तरीके से बीकानेर के अंदर कामरान और जैतसी का राती घाटी का युद्ध हुआ और उसमें बीकानेर की विजय हुई। उस विजय को लेकर राव सूजा बीठू ने राव जैतसी का छंद लिखा। मेहा बीठू ने भी लिखा, केशवदास जी गार्डन ने गजगुण रूपक लिखा, हेम सामोर ने गजगुण चित्र लिखा। बहुत लंबी श्रृंखला रही है। और आजादी की जो क्रांति, अभी आपने क्रांति की बात की तो सूर्यमिल मिश्र, मैं एक बात आपसे यूं साझा कर रहा था कि जब 1857 की क्रांति चली और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जब सभी मनीषियों ने, विशेषकर बंगाल के लोगों ने वो क्रांति की, उसमें जो अगुवा थे वो यहाँ के लोग थे। लेकिन उससे भी पहले 52 साल पहले हमारे जोधपुर के कवि राजा बांकीदास जी आसिया ने सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया और उन्होंने कहा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहस लीधी खेच उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, जो धनिया उभा गई धरा। इसमें क्रांति की बात कही गई है और व्यंग्य की बात भी कही गई है। तो उन्होंने इसमें जबरदस्त व्यंग्य किया कि जिस धरती की रक्षा करके जो लोग मर गए, मर के भी उन्होंने अपनी धरती दूसरों को नहीं दी। लेकिन मैं अभी वर्तमान में देख रहा हूं कि धनी बैठे हैं, यानी मालिक बैठे हैं और धरती है वो इनके हाथों से चली गई। यानी धनिया मरे न दीदी धरती, जो धनिया उभा गई धरा, वो इनके खड़े खड़े वो धरती चली गई। डिंगल कठिन से कठिन भी है, सरल से सरल भी है। और मैं तो यह भी निवेदन कर रहा था कि डिंगल में केवल चारणों ने नहीं लिखा है, डिंगल में चारणों ने लिखा है, राजपूतों ने लिखा है, जैन कवियों ने लिखा है, ब्राह्मणों ने लिखा है, राजपूतों ने लिखा है, और सभी की रचनाएं बहुतायत में मिलती है। साहब इस बात को जानते कि जैन कवियों ने तो डिंगल पर खूब काम किया है और उनकी पूरी की पूरी रचनाएं लिखित में मिलती है और उन पर कई लोगों ने काम भी किया है। चारणों का तो बहुतायत में मिलती ही मिलती है। तो ये जो 500 साल की श्रृंखला रही है उसमें अधिकतर जो योगदान है डिंगल को लेकर वो चारण कवियों का, और चारण कवियों ने डिंगल को जन साधारण की भाषा बनाने का पुरजोर प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन धीरे धीरे जब आजादी आई और आजादी के अंदर जो संक्रमण का काल रहा और उसमें राजस्थानी कहीं न कहीं प्रयास करने में पीछे रह गई, उसको 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला और इसके कारण डिंगल भी पिछड़ गई। अब चूंकि जगह जगह से इसके उत्थान के लिए प्रयास आप लोग कर रहे हैं, यहां से भी हो रहे हैं, गुजरात से भी हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि राजस्थानी जो डिंगल का ही एक प्रवर्ती नाम है, तो मैं समझता हूं कि वो पुनर्स्थापित होगी। कुछ मुझे यूं आदेश हुआ है कि मैं व्यंग्य में, कुछ डिंगल में, तो मैं एक तो पहले अनुमति ले लेता हूं मैं आप सभी मनीषियों से कि डिंगल है वो एक रिदम के अंदर पढ़ी जाती है और वो उसकी एक ध्वन्यात्मकता भी है। डिंगल पढ़ने में जितनी सुंदर नहीं लगती, जितनी डिंगल सुनने में कर्णप्रिय है डिंगल। डॉक्टर शक्तिदान जी ने कहा है कि डिंगल पढ़ने में तो पीतल है लेकिन सुनने में वो स्वर्ण है। तो मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने, स्तुतियों के दे रहा हूं, अधिकतर वो लिखी गई। एक हमारे डिंगल के कवि हुए रविराज जी सिंधाइच, उन्होंने नरसिंह अवतार का छंद लिखा। जब भगवान नरसिंह प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए, चूंकि अभी मुझे विशेष जी ने कहा कि वीर रस की भी एक वानगी आप रखना, तो मैं वीर रस की और भक्ति की, ये डिंगल के कवियों की विशेषता है, वो एक ही छंद में वीर रस को समाहित करते हैं और एक में ही भक्ति रस को समाहित करते हैं, एक ही रचना में। तो वो नरसिंह जब खम फाड़ के निकला तो किस तरीके से ब्रह्मांड में हलचल हुई, किस प्रकार से ब्रह्मांड कंपायमान हुआ, तो एक ध्वन्यात्मकता है और हमारे सामने वो पूरा का पूरा चित्र खींच जाता है। तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप प्रश्न पूछता है कि तेरा ईश्वर कहां है, मुझे बता। दोहा है कि समय एक प्रहलाद से कियो असुर गति क्रोध, अन कोट विकट चौदिस करे जबर घेरे बड़ जोध, पितु देत निज पूत से बोलत है तिय वैण, कहा नाथ तुझ नाम कह तुरंत लेहूं अब टेर, कठिन थंब खग लाल कर बाहु खग विकराल, और हरि बताहु हालत ही कंवर पुत्र तत्काल। तो वहां से वो निकले।
तो सुनी यति यति ब्रह्मत नमत मन हरिशन भगत मुगत भगवत भजनांग सुर पत पत महत रहत रत समरणम असुत द्रुगत मत सजनांग लखत लखत समधारण सुरत पुकारण सुरण सुणे और घट थट असुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसिंह बणे जी विकट रूप नरसिंह बणे तो कड़ड़ बर मंड एक सैकड़ कत जड़ जड़ दद जल उछलंग धड़ धड़ धमक धड़ भय भूधरम और थड़ मेरु शिव ध्यान खोलम तड़ तड़ सुर दुंद गड़क असुरंतन गड़ड़ हासी अट हरण गण और बट तट असुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसिंह बणे जी विकट रूप नरसिंह बणे। फिर उन्होंने जो दांतों की जो ध्वनि की उसको खाते हुए तो थरर थंब फटत फर थरर फरर कोट पर हरर फनंग डर डर मुख विकट भयंकर देखत अन जरर तेज जर हरर तनंग कर कर जन यमर समर कई कर हरर प्राण सुदेत हणे और बट तट यसुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसिंह बणे जी विकट रूप नरसिंह बणे अन कट कट रद भ्रिकुट त्रिकुट भय कुट लगत प्रगट दिग दृगट ललंग चटपट उलट पुलट कर जंपिये चपट चोट यति दपट चलंग और परगट झटपट हिरण कसप प्रभु कटपट हर दे नक पटत काण भट तट असुरान प्रगट घट भंजन और विकट रूप नरसिंह बणे जी विकट रूप नरसिंह बणे अन दक 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 दतक दतक रुधिर दक तरक उचक चक शेष थियंग चक भग भग अरण अर्क चुकिए और हक भग धक असुर हियंग चक पग अति चमक डमक देखत चक बबग बबग रव घोर बणे और बट तट असुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसिंह बणे जी विकट रूप नरसिंह बणे। इस तरीके से जब वो कंपायमान हुआ तो देवताओं ने उनकी नरसिंह की वो आरती की तो गणन संग दुदुब घोरन भणन वेद मुख भ्रमण बण जनन झणकार जलर फूल नजरम और गणन बेल बुद अनन गण बनन बल बाहु गणन कुल विक्रम रयण नाद जय जय रणन और भट तट असुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसिंह बणे जी विकट रूप नरसिंह बणे। इस तरीके से वो छंद चलता है। ये वीर रस की वानगी थी। यूं मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि डिंगल के कवियों ने ईश्वर आराधना में सबसे ज्यादा स्तुतियां लिखी। एक कवि हुए ब्रह्मदास से बीटू, उनके एक छंद के मैं आपके सामने चूंकि समय की अपनी सीमा है तो मैं दो चार छोटे छोटे उदाहरणों से मैं मेरी बात को बढ़ा रहा हूं। वो भक्त कवि थे और उन्होंने भक्तमाल डिंगल में भक्तमाल लिखी जैसे हिंदी में नाभादास जी ने लिखी, उसी तरीके से ब्रह्मदास से बीटू ने एक भक्तमाल लिखी। तो उनके मैं 5-6 उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, उसका लालित्य क्या है, उसमें अनुप्रासों का किस तरीके से निर्वहन हुआ है। जैसे अभी इसमें आ रही थी कि भाई वैण सगाई, तो डिंगल की जो विशेषता वो वैण सगाई और वैण सगाई के 3 प्रकार है। कभी और बताऊंगा लेकिन आज मैं आपके सामने उसके उदाहरण दे रहा हूं। बंदन श्री गुरुदेव को जन काटे जंजाल मुझे सुनाया मोहर कर गुण थारा गोपाल और संता सायक तू सदा दुसटा खायक देव केस तो वर्ण न करो भल गुरु दीना भेव और ठग धोमर भला ठगे न दग दगे देवीश ले कंकाणा वगण लगे न अर उठ वगे ईश। आप समझ जाए इसलिए मैं उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि जब भस्मासुर ने भगवान महेश से कहा कि मुझे आप अपना कड़ा मुझे दे दीजिए, और जैसे ही उन्होंने वो कड़ा दे दिया तो कड़ा लेकर भस्मासुर भगवान शिव के पीछे भागा। तो वहां से आगे शिव भाग रहे हैं, पीछे वो भस्मासुर भाग रहा है। वहां से कवि ने अपनी रचना शुरू की। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर उठ भग्गा धूमर यज्ञा बेबे पग्गा लग बग्गा होय नार सुहग्गा मिलियो मग्गा और दानव ठग्गा रच दग्गा ललचायो लग्गा नाचन लग्गा शीश करग्गा वन संतु और दिन हो दुख वारण दुष्ट संहारण भगत युधारण भगवन तुझे भगत अंतारण भगवन तुझे भगत युधारण भगवन तुम के हिरणा कुश कहड़े पुत्र न पहड़े सौरत जुरड़े खग सुरड़े खम्भा जब बड़ड़े गजरत गड़ड़े और अंबर धड़ड़े धड़ धड़ड़े गजरिप हुई गड़ड़े यायो यड़ड़े दानव झड़ड़े नख दंतु और दिन हो दुख वारण काज सुधारण भगत युधारण भगवन तुझे भगता धारण भगवन तुम नीबाह लगा या धड़ निकला या धूम सभा या धड़ड़ा या सिरिया दे धाया करो सहाया और मिनड़े जाया मंज या ठंडा बुथाया कुंभ उठाया कसता पाया खेलन तुम
और दिन हो दुख बारण काज सुधारण भगत युधारण भगवन तू जी भगता तारण भगवन तू अमर सुधायो तुझ गुपणायो भजन सुनायो मन भायो दुर्वासा आयो आय डरायो और चक्र चलायो विचलायो त्रिभुवन भटकायो कहर तपायो नृपत छुड़ायो ना संतो दिन हो दुख बारण और काज सुधारण भगत युधारण भगवन तू जी भगता तारण भगवन तू दुर्योधन ठग्गु की धो दग्गु पांडव पग्गु निपड़ग्गु लाका ग्रह लग्गु ज्वाला जग्गु और धूम अथग्गु धग धग्गु काढ़े कर मग्गु साह करग्गु साचे सग्गु सामंतु दिन हो दुख बारण और काज सुधारण भगत उदाहरण भगवन तू जी भगता तारण भगवन तू। ये तो थी स्तुतियां भगवान की। चूंकि मैं जिस जमीन से आता हूं वो देशनोक करणी जी की तपोभूमि है, उनकी कर्म स्थली है और ये काली की कर्म स्थली है। तो हम तो काली और करनी में कोई ज्यादा अंतर नहीं करते। कृपाली तू ही कल कते किलक के हमारे हिंगलादान जी ने कहा कि तू ही यहां बैठी है और तू ही देशनोक में बैठी है। तो हमारे वहां के मैं साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं डिंगल की, हालांकि मुझे विशेष भाई ने तो ये कहा था कि आप थोड़ी सरल स्तुतियां पढ़ना, चूंकि मैं आप यहाँ विराजे इसलिए मैं वो स्तुतियां सुनाने का लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि चूंकि हमारे राजस्थानी में एक बहुत बड़े कवि हुए भंवरदान जी डिंगल के, उन्होंने कहा है कि भाई सदवक्ता सत सकवि और श्रोता चतुर सुजान मिलना इन संसार में दुर्लभ भंवरदान, कि ऐसे लोग मिलने बड़े दुष्कर है। और राजस्थानी में तो ये भी कहते हैं कि 100 मण धान होता है उसकी मुट्ठी बांधी होती है। अगर हम अनाज परखते हैं तो इतने से एक से परख लेते हैं कि कैसे लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि हाथी के पैर में सभी पैर समाते हैं। तो मैं एक दो छोटे छोटे उदाहरण डिंगल की वो उन स्तुतियों का दे रहा हूं जो नित्य पाठ करते हैं। हमारे एक राजस्थानी में कवि हुए मेहाजी बीठू 16वीं शताब्दी में, और वो बहुत प्रसिद्ध हुए। लेकिन उनको लेकर एक राजस्थान में बहुत कथा चलती है, मैं छोटे संक्षेप में बताऊंगा। उनको लेकर एक कथा चलती है कि वो जब किशोर थे, बालक थे, तो वो अपने बछड़े चरा रहे थे और कहते हैं कि उधर से महात्मा ईश्वरदास जी जो बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने तो कहा है कि भाग बड़ा तो भागवत सांभलिए सुरणे और अकल बड़ी उपकार कर देह धर्या फल है, कि अगर आपके भाग्य बढ़े तो भागवत सांभलिए शरण, आपके भाग्य बढ़े हैं तो ईश्वर के भजन सुनो, अगर आपकी अकल बढ़ी है तो किसी दूसरे का परमार्थ करो। तो ईश्वरदास जी उधर से निकल रहे थे तो उनको किसी दूसरे गांव का मार्ग पूछना था। तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि ये मार्ग किधर जा रहा है। तो वो बालक थोड़ा होशियार था, चंचल था, तो उसने कहा कि ये मार्ग किधर ही नहीं जाता है, इस पर चलने वाले यानी वही जाते हैं, ये तो यहीं का यहां पड़ा है, ये कभी दूसरे। तो उन्होंने, वो विद्वान थे, उनको थोड़ा क्रोध आ गया कि भी मुझे उत्तर था वो माकूल उत्तर नहीं दिया, सही उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा कि भी तू किसका लड़का है। तो उनके पिताजी का नाम था दूषानंद। तो उन्होंने कहा कि मैं दूसल का लड़का हूं। तो उन्होंने कहा भैया दूसल के तो आचा मूसल जलमा, वो ऐसा विद्वान और तू ऐसा कवि। तो उनको मूसल कहते ही उनको बड़ा ही क्रोध आया और कहते हैं कि जैसलमेर में एक हमारे चारणों की देवी का स्थान है तेमड़ा। तो उन्होंने वो बड़ी कठोर तपस्या की और एक रात में ही देवी के कहते हैं कि उनको डरावने रूप दिखाई दिए, लेकिन वो डरा नहीं बालक। और कहते हैं फिर देवी ने एक किंवदंती मिथक है कि उनके वो मुंह में थूका, फिर उन्होंने उसी समय एक स्तुति की। तो मैं उसके 2 पद्य पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं 2-4 अलग अलग छंदों के आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो उन्होंने वो जो स्तुति पढ़ी पहली बार, और वो सारसी छंद है, जैसे सारस चलता है उसी प्रकार से सारसी छंद चलता है। तो वो वहां से मैं बिना किसी भूमिका के पढ़ रहा हूं। देवी के नृत्य का छंद है, जैसे वहां कृष्ण की रास लीलाओं के छंद, लेकिन हमारे देवी के रास के छंद अलग प्रकार के। तो नृत्य का जैसे देवी नृत्य करे उसका वर्णन उन्होंने कहा कि रमवा रंगंग युब यंगंग वेश चंगंग बेब रंग चूड़ी भड़कंग चीर चक्कंग पे खड़कंग नेव रंग संभाय सारंग और चूड़ बारंग हेम झारंग जम्मिये साते समाणी याप भाणी माड राणी रम्मिये मां माडराणी रम्मिये जी माडराणी रम्मिये ते बाज कसंग तान तसंग उड़े वसंग गोपियंग हीरा जड़म तंग शोभ बंतंग ज्योत बंतंग जोपियंग हिंडले हारंग नब सारंग संगारंग सम्मिये साते समाणी याप भाणी माडराणी रम्मिये मां माडराणी रम्मिये धर पाय धम, धरती किस प्रकार से धूजी, आपकी पावों के
जोर से कि धर पाय धम मम धम धम मम हम मम हकिये ब्रसूल ब्रह्म मम श्रम श्रम मम और डम डम मम डकिये गाजे गिरम मम घम घम मम धम धम मम धम्मिये साते समाने याप भाणे अरे माडराणी रम्मिये माँ माडराणी रम्मिये। इस तरीके से उन्होंने 10 छंद कहे, लेकिन मैं 1-2 ही सुना रहा हूं। डिंगल छंदों को लेकर एक कहानी और चलती है कि भाई जो एक वो जो गरुड़ के और सर्पों की लड़ाई का जो वर्णन चलता है, और उसमें आता है कि उसमें अभी उस नाग का नाम विस्मृत हो रहा हूं, तो वो कहीं छिपा हुआ था और उसको लेकर वो नाग पंचमी की कहानी, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, तो उसने गरुड़ ने उसको एक दिन पकड़ लिया। और जब उन्होंने उसको पकड़ा तो उन्होंने उस सांप ने कहा कि भी मैं छंद शास्त्र जानता हूं, मैं पिंगल का भी शेषनाग का भी एक नाम पिंगल है और पिंगल भाषा का भी एक नाम पिंगल, पिंगल ऋषि का भी एक नाम है। कहते हैं किसके नाम से चला, तो उसने कहा कि मैं छंद शास्त्र जानता हूं, मेरे से तू छंद सीख ले फिर मुझे मार देना। तो उसने कहा भी तू मुझे धोखा देके जा सकता है, मैं कैसे विश्वास करूं। तो उसने कहा कि मैं जैसे भी जाऊंगा मैं तुझे कह के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो कहते हैं उन्होंने पूरे 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 छंद उनको उसको सिखा दिए। अंत में उसने कहा कि भी देख, अब मैं जो छंद सिखा रहा हूं वो है भुजंगम प्रियातम। भुजंग का अर्थ होता नाग और प्रियातम का अर्थ होता चल रहा है, कि अब देख भाई नाग चल रहा है। तो गरुड़ ने सोचा कि भी ये कोई छंद सिखा रहा है, और वो कहते हैं कि वो एक तालाब में समुद्र में जाके छिप गया, भुजंगम प्रियातम। गरुड़ ने कहा कि मेरे साथ तूने धोखा किया है। तो उसने कहा मैंने धोखा कहां किया, मैंने तो आपसे कहा था कि भुजंगम प्रियातम नाग चल रहा है। तो मैं 4-5 पंक्तियां उस भुजंग, जैसे नाग चल रहा है उसी तरह का भुजंगी छंद है। एक देवी का चंद बरदई का 2-4 पंक्ति में पढ़ रहा हूं। अजो नीन जो नी उदासीन सासे न बैठे न यू भी न पहले प्रकाशे न जागे न सोवे न हाले न डोले गुपति न छत्ती करती किलोले गुरंगा न रंगा सुरंगा न देही विदेहान देहान विदेहान देहान रूपान रेखीन कायान मायान छाया विषय की। बस इस तरीके से वो चलता है। 1-2 छंद मैं साधारण आपको सुना रहा हूं। एक गीत है डिंगल में, वो गीत, ये उस गीत का कथानक ये है, क्योंकि इसमें व्यंग्य का भी बात है, वो भी है, तो व्यंग्य का मैं गीत आपसे साझा कर रहा हूं। उस एक पत्नी, राजस्थान में तो वीर पत्नी की ये बात रही है, उसने कहा कि मैं सैने हूं, धैर्यशाली हूं, लेकिन 2 कमियां मेरे अंदर है। एक तो मुझे मेरा जो दुग्ध पान लजाने वाला पुत्र मुझे प्रिय नहीं लगता, और एक मेरा चूड़ा लजाने वाला मेरा पति मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सूर्यवंशी मिश्र लिखते हैं कि सैणी सबरी हूं सखी दोरू उलटी दाहा दूध लजानो पूत सम और वले लजानो नाह। वले कहते हैं चूड़े को और नाह यानी पति को। तो मुझे ये 2 अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक नायिका का पति युद्ध भूमि से डरकर वहां से भागा, उसकी मां घर बैठे चिंता कर रही है, साहब उसकी मां चिंता कर रही है कि मेरा बेटा है वो युद्ध में काम आ जाएगा, कि बड़ा वीर है, ये है वो है। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उनका जो संवाद है मैं आपसे साझा कर रहा हूं। वो पत्नी कहती है सासू से, अपनी मां से, कि साची कथ कहूं सासू जी अतरा काई उदासी, कि भी इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। कि साची कथ कहूं सासू जी अतरा काई उदासी मोकंत तणो भरोसो मोने बेकुशल घर आसी बाता खाग अड़ता लार भागता आगे। कि जो मेरा पति है उसकी आदत मैं जानती हूं, जब युद्ध होगा वो पीछे रहेगा, जब दौड़ने की बारी आएगी तो आगे भागेगा। उसने कहा अड़ता लार भागता आगे बाता घनी बनासी और बाता खाग नणंदरो बीरो आगे भागर आसी। हमारे लोकगीतों में नणंदल का बीरा कहा गया है। तो बाता खाग नणंदरो बीरो आगे भागर आसी शस्त्र सामा दे आया सारा कपड़ा बीच खुशाया और ए तो बात करे छी इतरी तो उछाड़े घर आया। तब उसकी सासू मां ने कहा कि महीना नव राख्यो उड़ माही और आगम बाता आछी तू कहती जिसो तिहारो कंतो साची ये बहु साची। कि तू जैसा कहती थी वैसा ही तेरा पति है। व्यंग्य भी राजस्थानी कवियों ने खूब किया है। एक छोटा सी मैं प्रसंग सुना रहा हूं कि एक गांव के किसी किसान का एक गधा किसी जागीरदार के खेत में रोजी ने चरने लग गया। साधारण बात सुना रहा हूं मैं आपको। तो घुस गया, तब उसने जागीरदार ने अपने आदमियों को भेजा और उसको पकड़ लिया, और पकड़ते ही उसको डर लगा कि अब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पीटेंगे। तब वो किसी चारण कवि के पास गया और उसको कहा कि मेरा जो गधा है
वो ठाकुर साहब ने पकड़ लिया, अरे मुझे पीटेंगे। तो ठाकुर साहब ने कहा कि मैं एक दोहा लिख के दे रहा हूँ आपको, अब ले जाके ठाकुर साहब को दे दे तो तुझे तेरा गदा दे देंगे। कि सब नहीं देंगे, कि मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने साहब साहब दुआ कहा कि गदो कवीरे कुंभारो और लियो राज का घेर, राज चढ़ो तो राख जो नीत्र दे जो फिर। अगर आप चढ़ना चाहते हो तो इसको रख लेना और नहीं तो वापिस भेज देना। तो उन्होंने कहा कि गदो कवि के कुंभार को और लियो राज का घेर, और राज चढ़ो तो राख जो तो नीत्र दीजो फिर। एक हमारे चारण समाज में यूं चलता है कि दो भाई थे, बंधु थे। डिंगल में ही सुना रहा हूं मैं आपको, साधारण सरल से सरल। तो जब वो मुकदमा लड़ने लगे और जो उनकी सुनवाई कर रहे तो दीनानाथ नामक जज थे। तो पहला जो भाई था थोड़ा होशियार था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि मैं जज साहब को पहले प्रभावित कर देता हूं, काफी समय हो गया मुकदमा लड़ते हुए। तो उन्होंने कहा कि पगर की फाटी परी, यानी जूते, कि पगर की फाटी परी और गाभाई फाट गया, यानी मेरे बस्तर भी फट गए। कि पगर की फाटी परी न गाभाई फाट गया, अजू न करी मोह ऊपर दीना नाथ दया। सुनने वालों को ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर को संबोधित कर रहा है। वो सुना रहा है जज साहब को कि अभी तक आपको मेरे ऊपर दया नहीं आई, अजू न करी मोह ऊपर है दीना नाथ दया। तो छोटा जो भाई था वो समझ गया कि ये बड़ी धूर्तता के साथ जज साहब को प्रभावित कर रहा है। तो वो भी कवि था, उसका भाई था। तो उन्होंने कहा कि दिसे तो दिसे दूबड़ो अन कई की जुल्म किया, इसड़ा पर मत आने दे तू हे दीना नाथ दया। कि ऐसा पर तो तू किसी भी सूरत में दया करना ही मत। ये केवल दिखने में ही ये दुर्बल दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो ये बड़ा यूं है वो। तो डिंगल सरल से भी है। एक किसी किसान का लड़का था और उसकी शादी किसान ने जैसे तैसी करवा दी, लेकिन उसके यूं जज गई कि मैं मेरे पिता का कमाया हुआ धन काम में नहीं लूंगा, मैं खुद कमाने जाऊंगा। लेकिन जब आप समझते हैं कि इतनी दूर से आए तो धन कैसे कमाया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जिन्होंने श्रम किया वो जानते हैं। तो इधर भटका, आखिर में उसके पास वाला धन भी चला गया। वो भटकते सांझ के समय अपने घर आ गया भूल में, और उसकी पत्नी बर्तन साफ कर रही थी। तो उसने उसको संबोधित करके कहा कि गाड़ी छोड़ बलदिया छोड़िया और घरा सुलखणी नारी, तेरे द्वारे बजे टमकला ला रोटी तरकारी। तो उसने ऐसे कहते ही उस पत्नी ने उसको पहचान लिया और वो अपनी सास के पास गई। उसने कहा कि कांसण मांजण मैं गई, हंस्यो न रोयो जाए, और सासू तारो डीकरो आयो दिखण कमाए। कि ना तो मुझसे हंसा जा रहा है ना मुझे रोया जा रहा है, तेरा जो बेटा है वो दक्षिण में कमाई करके आ गया है, देख ले कितनी लेके आया है। एक दो मैं देवी की स्तुति आपसे छोटी सी। महादान जी मेड़ू हुए, उनके एक छंद है चालक नेचियों के, मतलब डिंगल का नाद सौंदर्य क्या होता है मैं वो आपको थोड़ा सी सुना रहा हूं। कि चाला राय रे चाला रे झाली से वग जंब वली यो दिन टली यो विघ्न आंगणा फली यो अम्ब न देह जंजेड़ी रोग दुख पर बेड़ी खल पेच तू तेड़ी आवे तदे तो नेड़ी चालक नेच। ये देवी का ही है, मतलब करणी जी का ही। तो उन्होंने कहा कि सब भालक दीट स भालक से बग झाल बम्बालक रोस झड़े बिकरालक सिंह चढ़ी बिरदालक खेतर पालक यज्ञ खड़े नक चक स्वरूप रचे चिर तालक दानव गालक संबदयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जोगण चालक नेच जयो देवी जोगण चालक नेच जयो बज डाक त्रमाक घमाक बोलो बोल हाक चढ़ी चमचाक होवे पड़ जाक घेराक बेराक बिजोवण तो नाग सुरांग असुराक नमे हद चाक एराक पियाक हमेश जलो बकराक चढ़ाक लयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जोगण चालक नेच जयो देवी जोगण चालक नेच जयो चंड मुंड घमंड बेहंड चामुंड नौखंड दंड उदंड नमे पर चंड हुडंड भूडंड प्रखंड अरे तुंड मुंडा गलमाल तमे झुंड जोगण थंड उमंड झटो झट खंडरु चंड बेहंड कयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जोगण चालक नेच जयो। बहुत लंबा छंद चलता है। एक लास्ट में मैं आपसे एक प्रकृति का चित्रण, जो मेरा स्वयं का ऋण की छंद है। डिंगल का ऋण की छंद भी बड़ा कठिन होता है। तो मैंने एक वर्षा का, हमारे राजस्थान में आपके तो यहाँ वर्षा का कोई महत्व है नहीं, लेकिन हमारे राजस्थान में तो वर्षा का बहुत महत्व है। और हम राजस्थान में वर्षा को सबसे बड़ा ठाकुर मानते हैं।
सबसे बड़ा ठाकुर। तो एक कवि ने कहा है कि घर हर आवे घूमतो खर हर उड़ती खे है, और बूठो मरुधर ऊपर है मोटो ठाकर में है। विशेष जी बता देंगे मुझे कितना बोलना है, क्योंकि हमारे उधर एक बात चलती है कि एक आदमी बहुत यूं बोले ही जा रहा तो सुनने वाले बड़े परेशान हो गए, और उसके पास आए और उसने पूछा कि भाई आप इतना फरमा रहे हो तो आपको किसने कहा फरमाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि कुछ तो आपने कहा ही था और अब कुछ मैं अपने आप फरमा रहा हूं। तो इसलिए मैं, चूंकि मुझे बता दें कि भी समय की अपनी सीमा है, कितना बोलना है, बोलने को तो बहुत सी बातें, एक दो बातें मैं सुना रहा था। तो एक मैं लास्ट वो आपको रण की छंद मेरा, और वर्षा का हमारे राजस्थान में क्या महत्व है उसको लेकर सेठिया जी मैंने लिखा है। अब डिंगल का मैं बीच में बात, मेरे छंद से पहले दो बात मैं करना चाहता हूं कि डिंगल को जिन लोगों ने समझा और उन्होंने ये समझा कि भी डिंगल थोड़ी कठिन है, सबके समझ में आनी बड़ी कठिन है, तो उसका सरलीकृत रूप किया जाए। और जिन लोगों ने सरलीकृत रूप किया उसमें हमारे राजस्थान के राजस्थानी भाषा के मनीषी परम श्रद्धेय कन्हैयालाल जी सेठिया का नाम सबसे पहले आता है। उनकी कविता जितनी हमारे वहां लोकप्रिय है, एक तो अरे घासरी रोटे हे जद बंद बिलाउड़ो ले भाग्यो, नाना सो उमरो चीक पर्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, पण मैं पास नहीं राखी रण भैरिया रो खून बहावण ने। इससे भी एक उनकी कविता बहुत ज्यादा लोकप्रिय है हमारे स्कूल में। चूंकि अध्यापक हूं तो हमारे एक भी ऐसा पर्व, एक भी ऐसा उत्सव नहीं जाता, कम से कम बीकानेर की तो मैं बात कर रहा हूं, तो एक ना एक दिन प्रार्थना स्थल पर किसी भी स्कूल में कन्हैयालाल जी सेठिया की कविता नहीं पढ़ी जाती। और वो डिंगल का सरलीकृत रूप है, वो है कि आ धरती गोरे धोरा रे या धरती मीठे मोरा रे, एण धरती रो रुतबो ऊंचो आ बात कहवे कूंचो कूंचो, एण भोगा में चमक्या हीरा, एण बाठा में नाची मीरा दादू रे दास कथी वाणी, पीथल रे पाण रयो पाणी, जोहर री जागी याग अठे, और जोहर री जागी राग अठे, रड़वड़िया सिंधु राग अठे, हर गांव गली घमसान होया, विस्मृत हो रही मेरे थोड़े। ये बहुत ही लोकप्रिय कविता है। वो जोधो दुर्गा दास जबर भिड़ली नी दिल्ली सु टक्कर, जुग जुग में आगी वाण हुआ, हर गांव गली घमसान हुआ, अब मायड़ संतान सूरा री या भोम बांकू रे बीरा री। तो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। यह डिंगल का सरलीकृत रूप किया रहमतदान जी चारण ने, चुंदड़ी रो एक झपेटो दे हे लक्ष्मी दीप बुझाती जा। मनुष्य देपावत ने भी, वो क्रांति चेता कवि थे, हिंगलाज जी उनके भांजे, और उनकी कविता थार छाती पर पैणा पड़ा नागरे, धोरा वाला देश जागरे, ओ ऊंठा वाला देश जागरे, या जद झुके शीश नीचा वहे, नैण धरती रो कण कण शर्मावे, वह कायर कीट कपूतारी कवि कथा श्रावण न जाए। उससे भी आगे जाकर डॉक्टर शक्तिदान जी कविया ने डिंगल का सरलीकृत रूप किया। और उन्होंने, जो लोग ये पूछते हैं या ये कहते हैं कि राजस्थानी कौन सी, तो शाह साहब के तो वो कविता अच्छी तरह से सुनी है। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि भाई राजस्थानी कौन सी है बीकानेर में बोली जाने वाली, कि जोधपुर में, कि जैसलमेर में, उदयपुर में, चोरू, शेखावटी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कहाँ? तो डॉक्टर साहब ने उसकी परिभाषा दी। में उसका दो पद्य आपके सामने, डिंगल का सरलीकृत रूप है। उन्होंने कहा कि जद ही सता जोग सु भारत में आफतरी आंधी आई ही, बगतरी कड़ियां भड़की ही जद सिंधु राग सुनाई ही, और गड़गड़िया तोपारा गोला जद भालारी यणियां भड़की ही, जो धारा धारा जुड़ता ही काला रातंबर कड़की ही, और रड़वड़ता माता रण खेता अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता सिर कटियां सूरा समहर में, ढाला तरवारा ले ढलता रणबंका भिड़ आरान रचे तिड़ पेखे भान तमाशा है, उन भगत हुए ललकार उठे वह राजस्थानी भाषा है। इनमें ही सतियारा शिलालेख, इनमें संतारी वाणी है, इनमें पाबूरा परवाड़ा, इनमें रजवटरो पानी है, इनमें जांभेरी जुगत जोई पीपेरी दया प्रकाशी है, डीठो समुद्र सी रामदेव दादू सतनाम उपासी है, इनमें तेजेरा बचन तोर, इनमें हमीर रो हट पेखो आवड़ करनी मालन देरा, इनमें परचा प्रगट पेखो जत्ता ही संत सूरमा, और साहित्यकारा री सासा है, किरसा रे हिमड़ेरी किलोड़ और राजस्थानी भाषा है। तो वो बहुत लंबी चौड़ी है बातें। तो मैं इसी बात, मेरे दो पद्यांश आपसे साझा करके मैं मेरा स्थान ग्रहण कर रहा हूं। रैण की छंद के दो उदाहरण के मरुधर युपुर मलपता वादल वादो बाद, और हिमगिर सो आई हमें युमड़ घटा उतोराद,
ए मत वाले मना मोहनी बरदाली करबाद और अबे चढ़ी गज ऊपर हुमड़ी दिस उत्तराद। राजस्थान में ये जो श्याम वर्णी कांठल है, कालायन है, ये इस तरीके से आती जैसे हाथी पर चढ़ के आ रही है। अबे चढ़ी गज ऊपर है युमड़ी दिस उत्तराद, तो युमड़ युमड़ झड़ गुमड़ यड़ा पर धड़ड़ धड़ड़ बादल धर रावे पड़ पड़ में है पै परलम, तो कड़ड़ बीजड़ी कड़का बे हड़कड़ छब देख हंसे यम हड़ हड़ वड़ वड़ बूठा बात बही, और बासव कर रीज छौल जल वर्षत वसुधा हर्षत याज बही जी वसुधा तिरपत याज बही, अन कड़ कड़ नम मेघ गर्ज ना कड़कत खड़ खड़ जो पर नाल खुले छड़ छड़ जल छौल देवता छे बटम, और तड़बड़ नदियां याप तुले सो जड़बड़ नाल हुआ धर संबड़ भिड़ भिड़ सो जलकार बही, और बासव कर छौल बरसत वसुधा हर्षत याज बही जी वसुधा तिरपत याज बही। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी विद्वानों के बीच में न केवल बुलाया बल्कि आपने मुझे स्नेह के साथ सुना, जैसी तैसी मैंने बात रखी, उसको प्रोत्साहन दिया। मैं लास्ट में मेरी बात को इस शब्दों के साथ विराम देता हूं कि प्रथमे पूजन तम ध्यान धरम तम सुध भाषण तम दावरणम सद्दे सुंडालम काव्य कमालम अंक रसालम या भरणम शोभुत शिशिभालम श्रुति सचालम दिष्ट दयालम दास हितम जय जय बुद्धिवंतम युक्ति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम, जे ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम माला वैजंती कण भड़कंती युरोपंती धारण यंग सारद के संगी योप अडंगी वान हुसंगी वारन यंग निगमागम नामीय संतन सामीय हो गुणगामीय मुझ हितम जय जय बुद्धिवंतम युक्ति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम। मैं आप सभी के स्नेह को सादर प्रणाम करता हूँ, विशेषकर इन वरिष्ठ मनुष्यों को, शाह साहब को, सेठिया जी को। छपते छपते तो मुझे पिछली बार मैं भारतीय संसद में आया था तब आदरणीय संपादक महोदय ने मुझे दी थी, तो मैं आपके चरणों में भी सादर वंदन करता हूँ, आप सभी के स्नेह को वंदन करता हूँ। जय माता जी। बहुत से लोग जो यहाँ आए हैं, वो एक बहुत प्रसिद्ध घटना है बिदासर में घटी हुई कि मुनि जीतमल का चातुर्मास चल रहा था बिदासर में। हाँ, मुनि जीतमल जयाचार्य जिनको बहुत लोग कहा करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि चातुर्मास में व्याख्यान मंडा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी बहुत, और बिदासर बहुत धनी गांव रहा हुआ है, बहुत धनवंती गांव है, और बिदासर में जो लोग जानते हैं यहाँ पे बिदासर के बेंगाणियों के घर बहुत है, बेंगाणी है बिदासर में, 700 800 1000 घर बिदासर में बेंगाणियों के। तो चातुर्मास का प्रवचन चल रहा था, तो बिलाड़ा से कोई सेवक आए, तो सेवक मतलब उन्होंने क्या है, उन्होंने स्तुति में, जयाचार्य की स्तुति में कि भाई आज तो पूरा बाजार खाली हो गया, ऐसा प्रवचन कौन देने वाला साधु संत आ गया, तो मैं प्रवचन में चल के देखता हूँ कि हो क्या रहा है वहां पर। तो वहां पे सेवक जी ने आकर जोर जोर से अपनी कविताएं करनी शुरू की। तो क्या हुआ कि बेंगानियों के घरों के कुछ जो युवक थे, ये 150 साल पुरानी बात है, बेंगानियों के घर के कुछ युवक थे, उन्होंने उसको बैठा दिया, गए बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अभी नहीं बोलना है। तो वो सेवक जी जो आए वो कुपित हो गए, वो माता के भक्त थे, तो उन्होंने हाथों हाथ उन्होंने क्षण के क्षण, जिसको आशु कविता कहते हैं, डिंगल में उन्होंने आशु कविता उन्होंने ऐसी सुनाई कि बेंगानियों को उन्होंने भांडा, उनकी निंदा कर दी हाथों हाथ। और उन शब्दों में ऐसी ताकत थी कि उसके बाद वहां पे जो जैन साधु संत होते हैं उनकी जीवनचर्या में जीव उत्पन्न हो जाए तो बहुत मुश्किल आती है। तो वो उस चातुर्मास में वहां पे सब जगह जहाँ पे विराज रहे थे बेंगानियों के नोरों में, तो वहां पे जीवों की उत्पत्ति होने लग गई। डिंगल के छंद में इतनी ताकत थी कि जीवों की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद वो जो घटनाक्रम समाप्त होता है, ये बहुत सुना होगा कि आसमान से खीरे बरसे। तो ये जो खीरे बरसने वाला कांड भी है, जो बहुत फेमस कहानी अक्सर अभी भी चातुर्मास में सुनाई जाती है, वो इसी पे सुनाई जाती है कि वो डिंगल की कविता ऐसी सुनाई कि खीरे बरसे तब जयाचार्य ने मुनिंद मोरा ढाल, वो बहुत प्रसिद्ध ये प्रसंग आता है कि मुनिंद मोरा उन्होंने ढाल, उन्हें गीतिका जोड़ी, जिस गीतिका से वापस वातावरण में शीतलता फैल गई। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई ये शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये पंडित जी आलाप ले रहे हैं, इतना लंबा लंबा शब्द नहीं समझ में आ रहा है, या डिंगल कह रहे हैं शब्द नहीं समझ में आ रहा है, ये मॉडर्न आर्ट है, ये क्या मतलब क्या है, इन्होंने लाल कर दिया पीला कर दिया। तो मैं कई बार कहता हूं कि वो तानसेन जब वो मियाँ की मल्हार गाते हैं तो शब्दों में जादू थोड़ी है, वो आप में क्या भाव उत्पन्न कर रहा है उसकी जादू है। तो वही समझने की पूछने की चीज नहीं है, या अनुभव हो जाता है हमें। कोई वो रत्नू जी प्रकंपन बता रहे थे तो ऐसा लगता है वो चाल और चलन में कविता के प्रकंपन है अपने आप, उस शब्दों में है जरूरी शब्द साहित्यिक तौर पे, लेकिन भावना के स्तर पे ज्यादा हम जैसे आम आदमी उसको समझ सकते हैं। इन दो शब्दों के साथ
मैं विशंबर जी नेवर हमारे बीच उपस्थित हैं, इसके बाद उनको कहीं जाना भी है, तो सर ने रिक्वेस्ट किया है कि पहले, हालांकि हम सर का भाषण बाद में चाह रहे थे, एक दो प्रोग्राम और के बाद कि सर भी सुनते हैं हमारे बीच और, लेकिन सर को कहीं जाना है, तो सर आपसे अनुरोध है कि 2 शब्द आप भी हमसे साझा करें। इस बहुत ही अत्यंत सारगर्भित और शास्त्रीय वक्तव्य के बीच में खड़ा होना बहुत अपराध महसूस कर रहा हूं मैं, और मैं सचमुच में बहुत क्षमा प्रार्थी हूं आप सबों का कि मैं इतने अच्छे वातावरण में इतनी अच्छी बातें, जिस राजस्थान को हम लोग छोड़ चुके हैं, मैंने 60 वर्ष पहले छोड़ा, आप में किसी ने हमसे भी पहले, किसी ने बाद में, तो दरअसल हम लोग जो राजस्थान के जो लोग कलकत्ते आए, बंगाल आए, तो मैं गिरधर दास जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग के लिए बड़ा संघर्षमय समय रहा है अपने को स्थापित करने में। जब मैं सिर्फ अपनी बात बताता हूँ, और जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ मेरे ख्याल से सभी राजस्थानियों के साथ वही गुजरा है। जब हम यहाँ आए, हमने शिक्षा प्राप्त की, कॉलेज में गए, जहाँ हमारे बंगाली मित्र भी थे, तो हमें लोग समझते थे कि ये लोग सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, ये लोग धंधा करने आए हैं। धंधे का मतलब सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी वगैरह वगैरह उनके दिमाग में था, और बड़ी हमें मान्यता नहीं मिली, बहुत संघर्ष करना पड़ा अपने को स्थापित करने में, मान्यता मिलाने में हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वो संघर्ष हमारा फलीभूत हुआ जब उनको ये पता लगा कि ये राजस्थानी सिर्फ व्यापार के लिए या कारोबार के लिए नहीं आए, ये संस्कृति को लेके भी आए हैं, साहित्य को लेके भी आए हैं, बोली को भी लेके आए हैं, डिंगल भाषा को भी लेके आए हैं, और उद्यम को भी लेके आए हैं। तो जब उन्हें ये जानकारी मिली तो आज हम लोग, हमारा सम्मान बंगाली भाषियों के बीच में भी बढ़ा है, और आज के दिन वो स्थिति नहीं है जो आज से 50 वर्ष पहले थी। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं गिरधर दास जी जैसे, हमारे हिंगलू साहब जैसे, और जो रतन शाह हैं, जिन्होंने राजस्थानी साहित्य को, राजस्थानी संस्कृति को स्थापित किया और लोगों को बताया कि संस्कृति महान होती है, चाहे वो बंगाली संस्कृति, हिंदुस्तानी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति होती है। तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ, और बहुत अधिक वक्त देता, चूँकि हम लोग मीडिया के व्यक्ति हैं, और मीडिया का काम ही होता है समाचार लेना और समाचार देना। समाचार लिया, आप समाचार देने जा रहे हैं, इस बीच में हम लोग बीच में रहते हैं। मैं आपके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं थोड़ा सा रुखसत होने का करूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।